अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ऊपर है। देखो, पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अगर आप डॉक्टर हो यानी कि अगर आप सर्जन हो या क्लिनिकल डाइटिशियन हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है। और स्पेशली क्लिनिकल डाइटिशियन के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो इस किस्म की डिजीज़ है जिसके अंदर आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से पेशेंट को वो न्यूट्रिशन देनी है। वो आइदर आप सप्लीमेंट्स दे रहे हो, आइदर जो है वो आपको मेडिकेशन दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई फूड दे रहे हो, आपने पेशेंट, वो ऐसा पेशेंट जिसको बहुत स्वे किस्म का क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और आपने उसको जो है वो पोटैटोज खाने के लिए दे दिया, आपने उसको परमिशन दे दी है कि आप मैश पोटैटोज खा सकते हो, आप टमाटोज खा सकते हो, तो वो उसके लिए डेंजरस है। आप बनानास खा सकते हो, वो उसके लिए डेंजरस है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने टॉपिक बनाया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्यूट किडनी डिजीज भी होती है, एक या ये उसको कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, वो भी पढ़ाऊंगी। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज समझ आ गया तो आपको जो है वो एक्यूट जो है किडनी डिजीज वो भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले जो एक मेजर चीज है वो हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के अंदर मेजर चीज यहाँ पे अभी आपको नजर आएगा कि डेफिनेशन के अंदर मेजर चीज हमारे पास क्या है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है क्या। देखो, अगर आपकी डिजीज, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ डाइटिशियन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो वो एसिम्टोमेटिक होती है। शुरू में पेशेंट को पता नहीं चलता, 6 मंथ, 1 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर्स पता चलता ही नहीं है कि किडनी के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई हुई। तो दैट इज बेसिकली कि आप इसको कहोगे कि एसिम्टोमेटिक है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है उसके अंदर सिम्टम्स फॉरन पता नहीं चलते। लेकिन अगर किडनी का फंक्शन डिक्लाइन हो गया है फॉर अबाउट 3 मंथ्स या मोर देन या इक्वल टू 3 मंथ्स, ठीक है, तो तब वो क्रॉनिक किडनी डिजीज की कंडीशन में चली जाती है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये वापस नहीं होती। एक्यूट किडनी इंजरी जो है, एक या जो मैंने आपको बताया था, वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अगर आप उसको फॉरन, अगर आपको पता चल गया टाइमली, आपने उसको करेक्ट कर लिया तो फिर वो ठीक हो जाएगी। अदर देन दैट वो क्रॉनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो आपके पास ये होती है कि आपका फंक्शनल जो सिस्टम है किडनी का, वो 3 मंथ से या 4 मंथ से काम सही तरीके से नहीं कर रहा। ठीक है, एक मेजर चीज ये होगी। फिर उसके बाद अगर आप नॉर्मल किडनी के फंक्शंस देखते हो तो वो आपके पास बहुत सारे हैं। जिस तरीके से आपकी एसिड बेस बैलेंस हो रही है, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो मैं आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, एरिथ्रोपोइटिन उसको बनाता है, विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है, फिल्ट्रेशन होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये उसके मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किडनी के, नॉर्मल फंक्शंस। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आगे हम किस तरीके से उसको लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद इसकी जो इटियोलॉजी है, सॉरी यहाँ पे मैंने एपिडीमियोलॉजी लिखी है। एपिडीमियोलॉजी जो है वो अराउंड, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें या हम अगर पाकिस्तान के अंदर इसका रेट देखें तो हर 10%, 100 में से 10% लोगों को CKD का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि हमारी डाइट इस किस्म की है, हमारा लाइफस्टाइल इस किस्म का है कि हमें समझ नहीं आता कि डिजीज कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम एकदम से किधर हो जाती है, हमें नहीं पता चलता। जैसा फैटी लिवर, मैंने आपको लेक्चर भी दिया था, बताया भी था कि फैटी लिवर भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस किस्म का है। हमारा फूड, हर फूड प्रोसेस्ड है, तो प्रोसेस्ड फूड अगर हम लेंगे तो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो है वो इटियोलॉजी है, ठीक है, यानी कि कॉज इसका क्या होता है। देखो, कॉजेज के अंदर सबसे पहले मेजर चीज जो है वो डायबिटीज होती है। अगर आपको डायबिटीज है, अब डायबिटीज क्यों है? देखो, डायबिटीज के अंदर मेजर चीज ये होती है कि अगर आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है तो ब्लड थिक होना शुरू हो रहा है। सेम एज जिस तरह शीरा होता है, जो मिठाइयों के अंदर शीरा होता है, मुझे उसका नाम भूल गया, उसको और क्या कहते हैं, तो वो जिस तरह थिक होता जाता है ना पानी के अंदर, आपका ब्लड भी उस तरह से थिक होता है। जब आपका ब्लड थिक होगा वो आपकी वेसल्स के अंदर से पास ऑन ही नहीं हो सकेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उनकी ब्लड सुए किस्म का जब प्रेशर जनरेट होता है तो वहाँ से जो है वो रप्चर हो जाती है। इसके अलावा आपकी किडनी के अंदर सिस्ट हो सकती है, जिस तरह PCOS है उसी तरीके से आपकी किडनी में भी सिस्ट हो सकती है। सिस्ट बेसिकली क्या चीज़ है? सिस्ट एक बेसिकली ऐसा मैस है जो वाटरी भी हो सकता है, जिसके अंदर ब्लड भी हो सकता है। उसके अंदर मेजर चीज़ आपके पास जो है वो डेड बैक्टीरियाज
सॉरी डेड बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, उसके अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वो मेजर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ऐसे लोग जिनका ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जिनको किडनी स्टोन्स थे पहले से, अगर उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करवाया, टाइम ट्रीट नहीं करवाया, तो ये सारी चीज़ें कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर था, वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी को यूटीआई है, क्योंकि यूटीआई मैंने आपको पढ़ाया, आप मेरा लेक्चर देख सकते हो कि कुछ अपर यूटीआई होते हैं, कुछ लोअर यूटीआई होता है। तो अगर अगर आपकी किडनी के अंदर, अगर मैं यहाँ पे ये किडनी बनाऊँ और इसके अंदर यहाँ पर है, तो वो यूटीआई अगर आपने ट्रीट कर दी तो ठीक है, अगर ट्रीट नहीं किया तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, और उसके अंदर मेजर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जिस तरीके से, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस है, फिर आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर यहाँ से सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और आगे से यूरिन कलेक्शन होती है। अगर ग्लोमेरुलस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, वहां पे कोई स्टोन बन गया, स्टोन ही मतलब एग्जैक्टली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो आपको हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है, जो एक मेजर चीज आती है, वो रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि क्यों हो रही है पेशेंट को ये डिजीज, पेशेंट को ये चीज जो है ये क्यों हो रही है। वो इसीलिए होता है, आपको या तो फैमिली में वास्ता होता है, या जीन्स में आता है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल इस किस्म का होता है, या फिर डिजीजेस इस किस्म की होती हैं। एक ही था, आपने उस एक ही को जो है वो ट्रीट नहीं किया, तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि इस तरह के पेशेंट्स के अंदर, मैंने आपको पहले बताया कि ये शुरू में तो एसिम्प्टोमेटिक रहती है, इसका पता नहीं चलता, लेकिन अगर इसका पता चलता है तो वो किस तरह से क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले फटीग, थकावट होती है, वीकनेस होती है, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को होती है, वो एडेमा एसाइटिस। ये चीज़ें तो होती हैं, यानी कि पानी, वाटर रिटेंशन हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन जो मेजर चीज़ ये होती है कि स्किन पे रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। अब स्किन पे रैशेस क्यों होते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग लेक्चर ये पूछते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि पेशेंट सबसे पहले आके अपने आप को प्रेजेंट करता है कि उसको ना खारिश हो गई है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि पेशेंट की टांग पे खारिश हो रही है, इतने स्वेयर किस्म के रशेज हो गए हैं, बाजुओं पे रशेज होना शुरू हो गए हैं, ये इधर शोल्डर्स पे, चेस्ट वाली साइड के ऊपर रशेज होना शुरू हो गए। इसीलिए क्योंकि आपकी किडनी का काम है टॉक्सिन्स को फिल्टर करना। जब आपकी किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर ही नहीं कर रही है, तो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जरा सा पास बा हम अगर स्वेट ज्यादा हो जाए, और अगर हम मुंह पे आपको स्वेटिंग हो रही है और आप मुंह नहीं धो रहे, तो आपको वो इचीनेस सी फील होती है। ठीक है, तो मेजर चीज ये होती है कि इस तरह से अगर टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं ना, तब भी आपको इचनेस होती है। तो ये वो मेजर चीज है जिसकी वजह से। और हाँ, अगर ये ट्रीट नहीं होता और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है, ट्रीट नहीं की गई, AKI को, CKD को ट्रीट नहीं किया, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट को बहुत सवेर आपको देख के साथ पता चल जाता है। तो पेशेंट प्रेजेंट करता है ना अपने आप को कि मुझे ये चीज़ है, और हाँ, फिर फ्लैंक पेन यानी कि बैक वाली साइड पे पेशेंट को जो है वो पेन होती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर इसके अंदर ये होता है कि कैल्शियम, आपके विटामिन डी को जो एक्टिवेट करने का काम है ना, वो किडनी का है। तो पेशेंट के अंदर विटामिन डी का लेवल भी कम होता है, पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल भी कम होता है, उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसके साथ जो है वो एक और चीज़ ये होती है कि आयरन का लेवल कम हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली आपका एक मेजर, आप ये समझ लो, एक आपके RBC बनाने के लिए ना उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो जो है वो सही तरीके से नहीं बनता, तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन C की, विटामिन B9 की, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है। इसलिए आपने पेशेंट को अगर सप्लीमेंटेशन देने हैं, आपने पेशेंट को फूड देना है, तो आपने उसके ब्लड टेस्ट से रिलेटेड उसकी बॉडी में क्या सारा फंक्शन चल रहा है उसको देख के देना है। ठीक है, अब डायग्नोसिस करवाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बोर्ड का। डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले हमारी मेन चीज जो होती है वो ये होता है कि हमें CBC करवाना है। ठीक है, CBC करवा के हमें पता चलेगा कि पेशेंट की ओवरऑल बॉडी के अंदर कितने इन्फ्लेमेशन हुआ है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को चेक करते हैं। फिर हम देखते हैं, आप विटामिन B12 का, फेरेटिन का टेस्ट करवाते हो, आपको पता चले, आप विटामिन D का टेस्ट करवाते हो। इसके अलावा आप विटामिन जो है ये सारे B12 का मैंने आपको बता दिया। फिर आप जो हो वो चेक करवाते हो इसके अंदर किडनी में, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि कहीं सिस्ट की फॉर्मेशन तो नहीं हुई भी। ठीक है, फिर इसके अलावा ये सारी चीज़ें फिर आप जो हो वो भी करवाते हो, अपना एसिड बेस चेक करने के लिए बाइकार्बोनेट को चेक करवाते हो, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करवाते हो, सोडियम को, पोटाशियम, क्योंकि देखो सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये ऐसी चीज़ें, और फॉस्फेट, कैल्शियम, ये ऐसी चीजें हैं कि CKD के अंदर इनकी जो अमाउंट है वो डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, और जो आपने पेशेंट को चीज देनी है वो कैल्शियम विटामिन डी है। फॉस्फेट या फॉस्फोरस आपने नहीं देना पेशेंट को, आपने पेशेंट को सोडियम नहीं देना, दे भी रहे हो तो कम करके देना।
ठीक है, वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में आपको आती है तो बताती हूँ। फिर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट होता है कि जिस अंडरलाइन कॉज की वजह से हो रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई डिजीज और है, ग्लोमेरुलर डिजीज है, उसको आपने ठीक करना है। वो मेडिकेशन या ठीक ही जाती हैं। आप कोई एस इनहिबिटर्स दे देते हो, बीटा ब्लॉकर्स दे देते हो, और ये मेटफॉर्मिन टाइप सॉल्ट्स जो हैं ये दे देते हो, GLP-1 दे देते हो, ये सारी चीज़ें इस तरह की जो है वो पेशेंट को दी जाती हैं। अब एक मेजर पैथोफिजियोलॉजी आप समझ लो कि होता क्या है क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि होता क्या है, तो देखो सबसे पहले इनिशियल किडनी इंजरी है। आपके नेफ्रॉन्स काम कर रहे थे, ग्लोमेरुलर में आया, वहां से फिल्टर किया और यूरिन बना दिया, बाकी चीजें सारी सारी रीअब्सॉर्ब हो गई, आधे वो सॉल्ट है, आइंस है, वो सारी चीजें आपकी रीअब्सॉर्ब हो जाती है। लेकिन वो जब काम नहीं कर रहा वहां पे कोई या एक्स्ट्रा काम, क्योंकि भाजपा डायबिटीज के केस में और हाइपरटेंशन के केस के अंदर किडनी को अपने थ्रेश होल्ड लेवल से ज्यादा काम करना पड़ता है। थ्रेश होल्ड लेवल का मतलब होता है कि उसका एक वो नॉर्मल लेवल, फॉर एग्जाम्पल वो 60% काम करिए, ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ, तो उसको काम करना पड़ गया डेली बेसिस पे 80%, तो वो थक जाएगी। जिस तरह आप भी काम करके थक जाते हो ना, इस तरह से आपके ऑर्गन्स भी थक जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर जब प्रेशर कॉन्टिन्यूसली जनरेट होता रहता है, इसलिए कहते हैं कि एपेटाइट को ठीक रखना है आपने। ठीक है, फिर ये इनिशियल किडनी इंजरी है। फिर उसके बाद आपके नेफ्रॉन का लॉस होना शुरू, क्योंकि नेफ्रॉन जो है दैट इज बेसिकली द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये काम नहीं करेगा तो किडनीज काम नहीं करेंगी। ठीक है, एक ये मेजर चीज है। फिर उसके बाद हाइपर फिल्ट्रेशन कंटिन्यू उसके ऊपर थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा वो जो है करता जा रहा है। फिर ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन होती है, हाइपरटेंशन हो जाती है बेसिकली, यानी कि आपका ग्लोमेरुलस बेचारा जो इस तरह से एक बॉल ऑफ कैपिलरीज है, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम, उसको समझ ही नहीं आती कि मैं कितना फिल्टर करूं, मैं थक गया हूँ। वो उसको उस पर जिस तरह हम कहते हैं ना काम कर करके हाथ पे निशान पड़ जाते हैं, उस तरह इस पर स्कारिंग हो जाती है। इसलिए अल्ट्रासाउंड के अंदर किडनी के ऊपर स्कारिंग, फिब्रॉइड्स भी देखे जाते हैं कि बने हुए हैं या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीनूरिया और ये सारी, यानी कि आपकी इतनी वो हो गई, किडनी वीक हो गई, तो उसके अंदर प्रोटीन लॉस होना शुरू हो गया। तो ये सारे का सारा पैथोफिजियोलॉजी है। फिर मेटाबॉलिक इश्यूज आ जाते हैं, मैंने आपको बताया सोडियम की रिटेंशन हो जाती है, पोटाशियम की रिटेंशन हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, बॉडी के अंदर पीएच ठीक नहीं रहती, जो कि 7.45 नॉर्मल पीएच है ह्यूमन बॉडी, जिसमें हाइड्रोजन के आयंस इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं, बॉडी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, पेशेंट कोमा में चला जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सी के डी की क्लासिफिकेशन क्या है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट लोगे, पेशेंट को देखोगे, उस वक्त ये चीज फौरन आपको पता चल जाए। अच्छा, ईजीएफआर जो होता है दैट इज एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एस्टिमेटेड यानी कि आप एस्टिमेट करके बताते हो। ग्लोमेरुलस ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, तो ये आपको बताता है कि आपका ml पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है। ठीक है, ये उसका रेट होता है। अगर G1 स्टेज है ना, तो उसके अंदर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 ये नॉर्मल किडनीज का फंक्शन होता है। ठीक है, फिर अगर आपका जो है वो G2 है, तो G2 के अंदर 60 से 89, इसमें आपकी किडनी का फंक्शन डिक्लाइन होना शुरू होता है। और ऐसे अगर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके मैं रीनल फंक्शनिंग टेस्ट करवाती हूँ और उनके अंदर 60 भी आता है, तो मैं उनको फौरन इस तरह की डाइट पे डालती हूँ जो किडनी हेल्दी डाइट्स होती हैं। उस पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं भाई अभी माइल्ड है तो ठीक है, यही खराब करता है काम सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद G3A है, ये दो जरा कैटेगरीज हैं आपस में, आप इनको G3 भी कर सकते हो, लेकिन जी इसके अंदर ये होता है कि आपका जो है 45 से 59 और आपका जो है 30 से 44, ये वो लेवल है जो खराब होना शुरू हो रहा है, मतलब स्कारिंग शुरू हो रही है, काम खराब हो गया, अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दो लेवल्स हैं ना, G4 और G5, जिसके अंदर बिल्कुल लेस देन 15, वो तो पेशेंट बहुत ही उस पर रिस्क के ऊपर चला जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर मेजर चीज होती है कि आपने सोडियम का जो लेवल है वो आपका, अगर हम आम देखते हैं तो वो 2300 mg होता है, यानी कि अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम्स आपने डेली लेना है। लेकिन इस तरह का पेशेंट जिसके अंदर CKD है, उसको आपको जो है 15 mg देना पड़ता है। ठीक है, 1500 mg आपने पेशेंट को देना है। ये कम है क्योंकि सोडियम जो है, एक तो वाटर रिटेंशन करवाता है, ऊपर से वो किडनी का जो है ना वो हेल्दी, कोई वो आप समझो उसका किडनी का फ्रेंड नहीं है, जब किडनी को ये वाली प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के ऊपर आऊँ, तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में दो चीज़ें होती हैं। अगर पेशेंट डायलिसिस के ऊपर है तो उसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट हम एक नॉर्मल पर्सन की तरह कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे किडनी फंक्शनिंग के अंदर है। लेकिन इतना भी हेल्दी नहीं करना कि आप उसे को मटन खा लो, फिश खा लो, चिकन खा लो, अंडे खा लो, 10 9 अंडे आप अगर आप जिम जा रहे हो तो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मसला क्रिएट करता है। ठीक है,
अगर पेशेंट नॉन डायलिसिस है तो उसके अंदर आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जो नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अराउंड 0.8 ग्राम्स, 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से होता है। आप उसको बॉडी वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो आप जब पेशेंट को सीकेडी हुआ और पेशेंट जो है वो नॉन डायलिसिस है तो उस टाइम के ऊपर आपने 0.5 से 0.6 के हिसाब से देनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आप दे सकते हो ताकि पेशेंट को मेजर एनर्जी मिले, लेकिन उसके अंदर आप चीज़ें देख लें कि आटे में नमक नहीं डालना आपने, ठीक है, या सालन में एक्स्ट्रॉर्डनरी नमक नहीं आपने नहीं डालना। फिर वी हैव फैट्स। तो फैट्स आप 25 से 35, फैट्स बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है, ये हेल्दी फैट्स है, ठीक है, ये अनसेचुरेटेड फैट्स है, ये आपके ब्रेन के लिए हेल्दी है, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है, क्योंकि जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है उनकी बॉडी के अंदर एडेमा और एसाइटीज हो जाते हैं, वाटर रिटेंशन होती है बहुत ज़्यादा। तो वो उस वाटर रिटेंशन को ओवरकम करने के लिए, या अगर आप उसको नहीं सोडियम को कम देते हो, लेकिन अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम्स आती है कि होती है कि ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट को लेके जा सकती है। इसलिए मैंने चीज़ों का बताया। फिर जिस चीज़ को आपने देखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने पेशेंट को मैनेज करके देखना है, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से सोडियम, मैग्नीशियम का लेवल आपने कम रखना होता है और पोटाशियम का लेवल भी आपने कम रख के पेशेंट को देना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी। जिसमें आपने बनानास नहीं खाने, आपने डेट्स नहीं खानी, जिनको सीकेडी है, आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर पेशेंट की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर आप वो सीकेडी वाली को दोगे तो उसका बॉडी जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी, उसकी किडनीज खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, आप बिल्कुल उसको ले जाओगे किडनी फेलियर के ऊपर, ठीक है। एक क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है, एक एकेआई होता है और एक ईएसआरडी होता है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनाना नहीं देने, ऑरेंजेस नहीं देने, ऑर्गन मीट नहीं देना, तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको बता दी क्या नहीं देना। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट से पूछे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।